तो अब आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा है। सबसे पहले ना मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और फिर हम चीजों का समझेंगे कि क्या क्या हमें याद करना है। देखो, क्वेश्चन आप जब भी करोगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, 90% से ज्यादा चांसेस है आपको ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं होगा। ठीक है, हमें ना ये चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये कई बार गिवन नहीं होता। बिफोर वाला हमें चाहिए होता है, गिवन नहीं होता। तो हमें यूजुअली क्या गिवन होता है, हमें या तो सरप्लस लिख देगा क्वेश्चन में, या फिर वो क्या लिखेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऊपर वो लिख देगा। तो ये हमें गिवन होगा। ठीक है, और हमें यहां से आफ्टर वाले से कुछ कैलकुलेशंस करके बिफोर तक पहुंचना होगा। तो ये आपका पहला स्टेप रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाओ। अच्छा, अब सरप्लस कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपको 2 सालों का डेटा होगा। तो जैसे अभी मान लो 2025 का डेटा गिवन होगा और 2024 का डेटा गिवन होगा। तो जो बाद वाला साल होता है उसको करंट ईयर बोल देते हैं, जो पिछला साल होता है उसको प्रीवियस ईयर बोल देते हैं। ठीक है, तो करंट ईयर होता है जो सबसे आगे का साल गिवन और उससे पिछले साल को आप प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो उनका डिफरेंस आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो सरप्लस में आप यहां पर लिखोगे। उसके बाद आपको ये आफ्टर से बिफोर तक पहुंचने का रास्ता क्या है वो समझा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको रिजर्व्स का बैलेंस आपको ऐड करना है। प्रपोज डिविडेंड याद रखना, प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों गिवन होंगे, तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की लेनी है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर की दोनों की गिवन होगी। कौन सी चीज कहां पर लेनी है मैं अभी ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो आफ्टर से बिफोर तक पहुंचने के रास्ते में प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की लेनी है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड आफ्टर ईयर कहां लेना है वो मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, कहां लेना है कहां नहीं लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का पूरी कैश फ्लो में कहां लेना है कहां नहीं लेना, वो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जब बताऊंगा वहां पर समझाऊंगा। इंटरिम डिविडेंड आपको यहां पर लेना है, कोई भी डिविडेंड हम पे करेंगे हम यहां पर ऐड करेंगे। ये सारी चीजें बेटा हो क्या रही है, ऐड हो रही है, प्लस हो रही है। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई गिवन होंगी तो वो यहां पर आप ऐड करोगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी यहां पे ऐड होंगी, एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जांपल्स बता दिए हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वहां पर इनके एग्जांपल्स भी बताए हैं और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताई है जो पेपर्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करनी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कौन सी आइटम सब्ट्रैक्ट करनी है, इनकम। ठीक है, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, खर्चों को ऐड करना है, इनकम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है थोड़ा। और रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है, ये भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन कर आने के बाद हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अभी मैं आपको चीजों के लॉजिक्स भी बताता हूं, ये पोर्शन थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, इसके लॉजिक में अभी मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन इससे अगले स्टेप का जो है वो पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे उल्टा चल रहा है, सरप्लस में। ठीक है, जो हमारे खर्चे वर्चे हैं उनको ऐड कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड खर्चा है। ठीक है, जो खर्चे वगैरह उनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन इनकम वगैरह को माइनस करें। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, फर्स्ट स्टेप हमारा रिवर्स में चलेगा। सरप्लस में ऐड करा खर्चे वगैरह को, इनकम वगैरह को सब्ट्रैक्ट करा, तब मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अभी थोड़ी देर में लॉजिक बताऊंगा, तो हो सकता है आपको आइडिया लग जाए ये क्यों उल्टा चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, तो ध्यान से वीडियो बिना स्किप करे सुनते जाओ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, अब आप यहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं आगे का फॉर्मेट हमारा क्या है। यहां तक पहुंच गए हम, बिफोर टैक्स तक पहुंच गए। इसके बाद आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आप यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मेन काम करेंगे। ठीक है, तो मेन काम में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मैंने यहां पर लिखा। ये क्या है, ये वाला जो काम है ना, जो बिफोर का, ये आप वर्किंग नोट में शो कर देते हो। बुक्स में ना इस चीज को वर्किंग नोट में शो कराया है। तो यहां तक आप पहुंचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, जो अभी समझा, वो वर्किंग नोट में जाएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये वर्किंग नोट में शो करेंगे। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा ये वाला आप सीधा अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में यहां पर लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको अगेन उल्टा चलना है, यहां पे रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, उल्टा क्या चलना है, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहां पर ऐड करना है। डेप्रीसिएशन, गुडविल, पेटेंट वगैरह की एमोर्टाइजेशन। देखो, टेंजिबल एसेट्स पे लगती है डेप्रीसिएशन। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स पे लगती है डेप्रीसिएशन। उसी सेम चीज को इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी खर्चा है।
तो यही आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी हमने शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे उन पे इंटरेस्ट देना, कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट देना, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना, लोन्स पे इंटरेस्ट देना, सब ऐड होंगे। हालांकि सब खर्चे आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। अभी ये पेज टर्न करेंगे तो पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी जरा फॉर्मेट समझ लो। इनिशियली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी रिवर्स में चलती हैं, उल्टी चलती हैं, ठीक है। खर्चे वगैरह सारे ऐड करने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है डेप्रीसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने आपको सारे लिख के ही नहीं दिए, मैंने यहाँ पे वही फॉर्मेट ड्रॉ करा है जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आता है, ठीक है। हर आइटम मैंने लिखी ही नहीं है। लेस करोगे, अब देखो उल्टा चल रहा है ना, तो लेस क्या करेंगे, इनकम को लेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा यार इनकम तो ऐड होनी चाहिए, बट इसको लेस करने, इसके पीछे का क्या लॉजिक है अभी हम समझेंगे। तो कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, कोई भी आ जाए लेस कर देना। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये गेन है तो लेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा तो ऐड होगा। और ये दोनों ही चीजें जो ऐड और लेस हो रही है, इसको कौन सी कैटेगरी में बताया गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इसको बताया गया, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये सारी चीजें ऐड करोगे और ये सारी चीजें सबट्रैक्ट करोगे, ये ऐड करोगे ये सबट्रैक्ट करोगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये ऐड ये लेस करके जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है भाई। तो अभी आपको देखो, अब मैं लेकर जाऊंगा लॉजिक पार्ट पे कि ये क्यों उल्टा चल रहा था, ये स्टार्टिंग में उल्टा क्यों चल रहा था। और अभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा बचा हुआ है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ये लाइन याद रखो, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये निकला क्या है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है जिसमें अभी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करने बाकी हैं, ठीक है। तो ये निकला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब जरा हम लॉजिक पार्ट पे चलते हैं कि ये उल्टा क्यों चल रहा था, वो चीज हम जरा समझेंगे। तो अब हम समझेंगे यार लॉजिक पार्ट, ठीक है। और लॉजिक पार्ट जो है बहुत ध्यान से सुनना, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको क्रिस्प लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 11th क्लास में आते, 11th क्लास में हम क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट चैप्टर में, जिसमें आप निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा साइड चेंज करता था और ये P&L अकाउंट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था। अब आपको एक चीज समझनी है, हमने 11th में क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा क्या निकाला था, नेट प्रॉफिट निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा नेट प्रॉफिट निकाला था। लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ और चीजें भी होती हैं जिसको हमें क्लास 12th में समझना है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लॉजिक जानना चाहते हो तो ही समझने की जरूरत है, वरना आप फॉर्मेट रट लो, काम खत्म कर लो, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा स्किप कर लो, आगे चले जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला सेक्शन देख लो। लेकिन जिस भी बच्चे को लॉजिक समझने की कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो रहा है तो वो वीडियो देखता रहे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तो निकलता है, लेकिन रास्ते में और भी चीजें होती हैं, तो वो क्या क्या होता है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से ना हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं। ये चीज प्लस करेंगे, ये चीज माइनस करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट से ये दोनों काम करने के बाद जो मेरा आंसर आता है उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर साइड चेंज करेगा, जैसे हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट ने साइड चेंज करा था वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर साइड चेंज करेगा। अब मेन काम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने का क्या रास्ता है, मैं वो समझा रहा हूं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप क्या क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे वही एक्सपेंसेस आते हैं जो अभी हमने समझे थे, डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो सारे खर्चे आपके यहां आएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी एक्सपेंसेस है वो भी आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे। अब साथ साथ आप ऐड करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, जो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो सारे क्या होते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स भी आप यहां पर ऐड करोगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये दोनों आइटम्स सब्ट्रैक्ट, ये दोनों आइटम्स ऐड जब आप करोगे तो आप पे क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, समझने वाली चीज ये है कि हमें करना क्या, हमें क्वेश्चन में आपको ये समझना है। अब ध्यान से सुनो, हमें पूछ रहे कैश फ्लो कहां से बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बताओ। तो क्योंकि हमें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बताना है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
सबसे पहले मुझे वो जानना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो रोजमर्रा के मेरे काम है, जो भी मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है, वहां से मेरे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, कैश का फ्लो कितना रहा, इनफ्लो कितना रहा, आउटफ्लो कितना रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर मेरे को जानना है तो मेरा प्राइमरी मोटिव होता है कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल सके। मेरा स्टेप 1 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। और दिक्कत ये है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, क्वेश्चन में हमें गिवन होता है नेट प्रॉफिट। तो आपको यह समझना है कि नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो हमें पहुंचना है वो चीज कराई जा रही है हमारे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनिशियल वाले फॉर्मेट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता है, वहां से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो पहुंचना होता है वो स्टेप्स हमारे को करने होते हैं कैश फ्लो में। और वो उसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है, वो मैं आपको अब बता रहा हूं। आप ध्यान से देखो, अभी हमने क्या समझा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने का क्या रास्ता है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस करो। तो इसका उल्टा चलो ना, उल्टा करेंगे तो सारे काम भी तो उल्टे होंगे। अब मेरे को क्या करना है, नेट प्रॉफिट से मुझे जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाने का मतलब उल्टा। तो सीधे रास्ते में क्या करते थे, खर्चों को माइनस करते थे। तो उल्टे रास्ते में क्या करेंगे, उल्टे रास्ते में खर्चों को ऐड करेंगे। और कौन से खर्चों को ऐड करेंगे, जो इस रास्ते में पड़ रहे हैं। इसीलिए हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को सीधे रास्ते में देखो ऐड करते हैं, लेकिन जब नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना होगा तो ये क्या होता है, ये वाली इनकम्स होती हैं माइनस। यही आपका लॉजिक पार्ट है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सीधे रास्ते में तो वही करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब इनकम्स को ऐड करेंगे सीधे रास्ते में, एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट। लेकिन हम कैश फ्लो में क्या कर रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको ऐड करेंगे, जो पहले हमने ऐड करा था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आपका लॉजिक पार्ट। अब मैं आपको एक बारी सीएफएस दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखो भाई, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मैंने आपको अभी समझाया, पहले सब्ट्रैक्ट करते थे, अब उल्टा चल रहे हैं इसलिए ऐड करेंगे। तो नेट प्रॉफिट से ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए उल्टा चल रहे हैं, खर्चे वगैरह ऐड, इनकम वगैरह सब्ट्रैक्ट। तो लॉजिक पार्ट जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आप पे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसके बाद से हम सीधा सीधा ही सोचेंगे, पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं आगे का फॉर्मेट। देखो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, आपको ऐड करनी होती है डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐसे सोचो कि इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अगर मेरी कम हो गई तो इन्वेंट्री मेरी कम कैसे होगी, अगर मैं इन्वेंट्री बेचूंगा, स्टॉक बेचूंगा, तो स्टॉक बेचूंगा तो कैश तो आ जाएगा ना। अब आपको ये सोचना है पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मेरी डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो जाएंगी तो मेरी क्या एग्जांपल लिया मैंने, उसका एग्जांपल लिया इन्वेंट्री कम होना। आप इन्वेंट्री से समझ लो, इन्वेंट्री कम कब होगी, जब इन्वेंट्री सेल करेंगे, बेचेंगे, तो माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इसलिए यहां पर ऐड कर देना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मान लो कोई छोटा मोटा लोन ले लिया, तो लोन लेने से कर्जा तो बढ़ गया लेकिन पैसा भी तो आ गया, तो कैश का यहां पर भी क्या है, इनफ्लो है। तो इसलिए यहां पर ये जो भी आइटम्स होगी आप यहां पर ऐड कर देना। अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ये करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो एग्जांपल वही इन्वेंट्री का ले लो, मान लो आपने इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, आपने और इन्वेंट्री खरीदी। तो इन्वेंट्री आपने खरीदी तो क्या होगा, आपका खर्चा होगा। कुछ खरीदोगे तो खर्चा होगा ना, बाहर जाकर भाई एक हम चिप्स लें, चॉकलेट ले, पैसे तो हमारी जेब से जाते हैं ना। तो कैश का आउटफ्लो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेकिन कैश का क्या है, आउटफ्लो है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा भाई, जैसे मान लो आपने लोन चुका दिया, ठीक है, तो आपका कर्जा कम हो गया, लोन आपने चुका दिया, तो पैसे तो गए ना, कर्जा कम हुआ लेकिन पैसे तो गए, तो कैश का आउटफ्लो। इसलिए इन चीजों को क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में लिख देगा, अकाउंट्स में ब्रैकेट्स मतलब माइनस। तो ये सारा काम करके मेरे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहां पर पहुंच गए अब आप। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंचने का बस एक छोटा सा स्टेप रह गया। यहां पर आपको माइनस करना है इनकम टैक्स पेड, और ये कौन सा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में यूज होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे यूज होता है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पहले यूज होता है बिगनिंग में, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला रास्ता था ना, वहां तक पहुंचने के लिए वहां पर यूज होता है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के साथ यूज होता है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर यहां पे यूज होता है।
फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और अगर आपका आंसर आ गया पॉजिटिव तो बोलना कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर आंसर आ गया यहाँ पे नेगेटिव तो बोलना कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव आंसर के लिए यूज वर्ड लगाते हैं, पॉजिटिव आंसर के लिए फ्लो वर्ड लगाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड है ये सारा काम, ठीक है। ये मटेरियल सभी बच्चों को पढ़ना है, ये वाला पेज कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको गलतियां करने से बचाएंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो पहला है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट न्यू डिवेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड एंड इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो इसका क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है, हमें ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, हमें यहां पर लिखा होता है डिबेंचर्स और इसके बाद आपको साल गिवन होगा 2024 और 2025। तो यहां पर मान लो 6 लाख है, यहां पर 7 लाख है, और एक और मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं डिबेंचर्स का, यहां पे 6 लाख है और यहां पे 5 लाख है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये समझना है, पुराने वाले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, नए वाले साल को बोलते हैं करंट ईयर, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके डिबेंचर्स 6 लाख से 7 लाख हो गए, तो इस वाले केस में, पहले केस में हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो 1 लाख से इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है या जो डाउट आता है वो ये आता है कि ये जो डिबेंचर्स इशू करें, इसको इंक्रीज होने का मतलब है इशू करें, तो ये जो डिबेंचर्स हमने इशू करें ये करे कब है, मतलब ये 2024 की बिगनिंग में करे हैं या ये 2024 के जो एंड था, मतलब जो मार्च 31 2025 है, इस साल करे हैं या इस साल करे, कौन से साल ये हमने इशू करे हैं, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन होती है, ये क्या एजम्पशन होती है ये मैं आपको पूछ रहा हूं। सेकेंड कैटेगरी है कि 6 लाख के डिबेंचर थे, अगले साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में 5 लाख के रह गए, तो सेकेंड कैटेगरी में हुए 1 लाख से डिबेंचर्स कम, और इसको बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए एजम्पशन के तौर पे, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करे तो बहुत बढ़िया, एजम्पशन के तौर पर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या एजम्पशन रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो भी एजम्पशन रखोगे आप ऐसा मान के चलोगे जो भी हुआ एंड में हुआ, ठीक है, जो भी हुआ एंड में हुआ, मतलब अगर इशू किया तो इस वाले ईयर के टाइम पर किया, रिडम्पशन किया तो इस वाले ईयर के टाइम पर किया, मैं वही कह रहा हूं, जो भी हुआ एंड में हुआ, मान के चलना ईयर एंड में इशू हुआ, ईयर एंड में रिडम्पशन हुआ, ये हमारा एजम्पशन रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो इंटरेस्ट वगैरह निकालना पड़ता है, तो वहां पर ये एजम्पशन बहुत ज्यादा काम में आती है कि किस पे लगाना है। कई बार बच्चे ना समझ नहीं पाते कब हुआ है रिडम्पशन, और फिर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो फर्स्ट एजम्पशन और सेकंड एजम्पशन में मैंने वही लिखा है कि जो भी हो रहा है एंड में हो रहा है, इशू हो रहा है डिबेंचर तो एंड में, रिडम्पशन हो रहा है डिबेंचर का तो एंड में। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स में भी वही लॉजिक है, इन्वेस्टमेंट्स भी अगर हम लोग नई खरीद रहे हैं तो वो भी ईयर एंड में हो, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया जो भी हुआ एंड में हो, मान के चलना सारा इशू रिडम्पशन ईयर एंड में हो रहा है। और इसी बात का मतलब है कैलकुलेट ऑलवेज ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो कैलकुलेशन जब आपको करनी होगी तो आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करनी होगी। ये अगर आप थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रटना है तो ये समझ लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये हमारे को अगर इंटरेस्ट देना होगा 10%, तो ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट दे दूंगा दोनों ही केस में, चाहे इश्यू हो चाहे रिडम्पशन हो, ठीक है। और हुआ कब है, प्रैक्टिकली अगर कोई पूछ ले भाई ये होता कब है, वाइवा में पूछ ले रिडम्पशन होता कब है, तो ईयर एंड में होता है, ठीक है। और उस लॉजिक से चलेंगे तो कैलकुलेशन हमारे को ओपनिंग बैलेंस पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट स्लैश कैश क्रेडिट विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड नॉट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो कई बार हम लोग गलती करते हैं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी या डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं वहां पर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को और कैश क्रेडिट को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो याद रखना इन दोनों को वहां पर कंसीडर नहीं करना, ये सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। इसके बाद मैंने यहां पर आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के, तो ये वही एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चंस में मोस्टली आते हैं। तो लॉसेस को क्या करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को करते हैं ऐड, और एग्जांपल है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये रोज रोज नहीं होता ना, कभी कभी होता है, तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये ऐड होंगे। इनकम्स को करना है लेस, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ड्यू टू फायर, ये भी रोज रोज एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम बोला। तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें, तो इनको अपने रजिस्टर में जरूर लिखना ताकि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम गलती ना करें। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे भाई टीएस ग्रेवाल बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को।
तो एक चीज़ मेरे भाई ध्यान रखना आप लोग सारे, आपको जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस गिवन है ना, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, तो वो इनको स्किप मत करो। एमसीक्यूज अगर इस चैप्टर से आएंगे तो वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ मार्क करूंगा और इंपॉर्टेंट वाला जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है ना वो भी मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वाला वीडियो। एमसीक्यूज की पूरी तैयारी इस चैप्टर की मैं तुम्हें कराऊंगा और साथ साथ मैं तुम्हारे को ना कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो ईजी लगेगा, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। हर एक चीज़ जो हमारे काम की नहीं होगी ना, जो फालतू में नहीं लिखी होती कभी कभी, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है काम के होंगे लेकिन वो काम नहीं आते और पेपर में भी नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें मार्क करूंगा कि कौन सी चीज़ इग्नोर कर दो, ठीक है, तो वो काम की वैसे भी नहीं होती। तो अब ध्यान से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ठीक है, और कह रहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कुछ चीज़ें ना कैश होती हैं और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश के बराबर है, जैसे कैश एट बैंक हो गया, वो भी आपका कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ आएगी मैं तुम्हारे को बताता जाऊंगा। ऑलराइट, देखो भाई, ऑपरेटिंग का पहले मीनिंग समझ लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो हमारा रोज का काम है। हमारा रोज का काम क्या, हम बिजनेस कर रहे हैं तो माल बेचना हमारा रोज का काम है और माल खरीदना हमारा रोज का काम है। तो मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की, स्टॉक की, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग का मतलब है मान लो तुमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदा, तो ये इन्वेस्टिंग है। या मान लो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ये इन्वेस्टिंग इसलिए कि मैं इसको ना रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीद रहा, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लो कल को तुम्हारे पास जॉब लगेगी, पैसे आएंगे, तो तुम मान लो कुछ खरीद रहे हो, तो वो तुम बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हो, तुम खरीद रहे हो अपने रखने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे सोना खरीद लेते हैं हम लोग घरों में कि भाई कल को कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मीनिंग हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई पैसा रेज करना, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा रेज करना। पैसा रेज का क्या मतलब हुआ कि जैसे लोन ले लिया, तो अगर मैं लोन लूंगा तो मेरे पास पैसा तो आ जाएगा ना, चाहे मेरा अपना पैसा नहीं है लेकिन पैसा तो आ जाएगा, तो ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ, ठीक है, ओनर्स इक्विटी मतलब अपना ही है, तो वो भी लाइबिलिटी, अगर टेक्निकली अकाउंट्स में देखा जाए तो शेयर्स भी लाइबिलिटीज में ही आता है, बट ये ओनर्स कैपिटल होते हैं या शेयर होल्डर से पैसा ले लेते हैं ना। इशू ऑफ शेयर चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, शेयर्स इशू करने से पैसा आता है, डिबेंचर इशू करने से पैसा आता है, तो लोन लेने से पैसा आता है, ये सारे हो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इनकी सब एक्टिविटी भी तुम्हारे को सेम एक्टिविटी में ज्वाइन करना है। जैसे मान लो कहीं पर तुमने पैसा इन्वेस्ट करा, तो इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो ब्याज मिलेगा, तो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, क्योंकि वो जनरेट ही क्यों हुआ, क्योंकि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा। अगर तुम्हारे ऊपर लोन है तो लोन फाइनेंसिंग है, तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे ना वो भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट माना जाएगा। ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैश सेल ऑफ गुड्स। देखो ये तो डेली एक्टिविटी है ना हमारी, कैश सेल ऑफ गुड्स, तो ये हमारी ऑपरेटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर, देखो कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा है पैसा मिला, क्यों मिला, अगेंस्ट मतलब क्यों मिला, क्योंकि रेवेन्यू मिला है आपको, मतलब रेवेन्यू होता है इनफ्लो, प्राप्ति, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम सर्विसेज रेंडर, जो भी हमने काम धाम किया होगा, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग है, ठीक है, रोज के काम के पैसे मिले हैं। नेक्स्ट है कैश परचेज ऑफ गुड्स, तो ये भी ऑपरेटिंग है, सामान खरीदना रोज का काम है ना, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिंग है, हमने पेमेंट करी, जो भी हम लाइक सर्विसेज ले रहे हैं हमने पेमेंट करी। नेक्स्ट है पेटेंट परचेज। देखो पेटेंट आपको याद होगा 11th क्लास में इंटेंजिबल एसेट में पढ़ते थे ना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपकी एसेट होती है, ठीक है, ये एसेट होती है ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी बोले या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोले, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कैश तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका बैंक बैलेंस ना नेगेटिव हो गया। देखो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया, तो इसका मीनिंग भी ना फाइनेंसिंग की तरह ही है कि आपको फ्री में पैसा मिल गया। एक तरीके से मान लो तुम्हारे पे पैसे हैं नहीं और तुमने खर्च कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये भी पैसा रेज करने के बराबर है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, ये तो मैंने यही बताया, लोन, शेयर, डिबेंचर्स, पैसा उठाना मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
परचेज ऑफ शेयर्स, यहाँ पे देखो इशू नहीं लिखा, इशू का मतलब होता है तो फाइनेंसिंग कर देते, परचेज मतलब आप कुछ खरीद रहे हो तो ये आपका क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर बोलो ना शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ खरीद रहे हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो परचेज ऑफ शेयर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप देखो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अब ध्यान से देखो मैंने तुम्हें ये सब एक्टिविटी वाला पॉइंट क्यों बताया, इसीलिए तो बताया अगर लॉन्ग टर्म लोन तुम्हारा फाइनेंसिंग है तो वो लोन चुकाना उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी तुम्हारा फाइनेंसिंग में ही जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। जो भी मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड उसकी जो भी सब एक्टिविटीज होंगी, इंटरेस्ट हो गया, लोन चुकाना हो गया, वापसी, वो सारा आपको फाइनेंसिंग में या उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में डालना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव्ड आपका ऑपरेटिंग होता है, हम लोग काम धाम करते हैं तो कमीशनें मिलती हैं, तो ये ऑपरेटिंग हो जाएगा। फिर आपके पास है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर फाइनेंसिंग है तो रिडेम्पशन भी फाइनेंसिंग है, उसी से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स फाइनेंसिंग है तो उस पर इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट में तो लिखा ही इन्वेस्टिंग है, इसमें क्या सोचना, तो इस पर जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वेस्टिंग है। इनकम टैक्स पेड याद कर लेना, ऑपरेटिंग होता है। देखो हम लोग कमाते हैं, हर साल टैक्स पे करते हैं, ये डेली का काम, मतलब डेली का तो नहीं कह सकते, हर साल का काम है ना, रेगुलर काम है, हर साल होता है, जो कमाते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, तो ऑपरेटिंग है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से देखना और ये वाली एंट्री आप मार्क कर लो। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि एसेट रिलेटेड काम है ना, एसेट हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ, हमने एसेट बेची और उस पर जो कमाई हुई ना, जो एसेट बेचने पे कमाई हुआ, उस कमाई पे हमने टैक्स पे करा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटी का खर्चा है ना, तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट आपकी इन्वेस्टिंग है, उसके गेन पे जो टैक्स पड़ा तो वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग में आपका जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये आपका रोज का काम है, भाई माल बेचते हैं उधार पर तो पैसा आता रहता है, हर रोज किसी ना किसी से पैसा आता है, हर रोज किसी ना किसी को उधार माल जाता है, ऑपरेटिंग। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हम लोग उधार खरीदते भी रहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग उधार खरीदते रहते हैं तो कभी किसी को पैसा लौटा रहे हैं, कभी किसी को पैसा लौटा रहे हैं, तो ये रोज का काम है, ये इसलिए ऑपरेटिंग। देखो भाई नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इसमें मैं तुम्हारे को पहले ही बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आएगा वो पॉइंट नंबर सी से आएगा, और ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में से जो तुम्हारा एमसीक्यू आ सकता है वो आ सकता है ओ पार्ट, पी पार्ट में से। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तुम्हारा एमसीक्यू आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटेबल सिक्योरिटी में आ जाएगा, बट इसका चांस कम है। ठीक है, अब सेकंड पे आता है, देखो एमसीक्यू मैंने बता दिया पॉइंट सी से आएगा, तो ये मार्क कर लो अपनी बुक में। अब यहाँ पे आपको यार फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी, मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैं ना तुम्हारे को सिर्फ फाइनेंस कंपनी समझा रहा हूँ, जो फाइनेंस कंपनी नहीं है वो नॉन फाइनेंस कंपनी है, और तुम्हारा आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। देखो फाइनेंस कंपनी के हिसाब से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तुम सोचो या तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मैं और नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बैंक भी समझ लो और साथ साथ समझ लो कोई ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए ऐसे समझ लो कि बैंक है जो इन्वेस्टमेंट भी करता है। लेकिन बैंक और क्या करता है, बैंक लोन भी तो देता है, बैंक दुनिया को लोन देता है। ठीक है, ये लोन प्रोवाइड भी करते हैं, तो ये इनका रोज का काम है। देखो फाइनेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका रोज का काम है लोन देना, जिसका रोज का काम है कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये इसका रोज का काम है, यानी कि ये इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, परचेज ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो कह रहे हैं फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये ऑपरेटिंग की इन्वेस्टिंग, इसका रोज का काम है। फाइनेंस कंपनी या तो बैंक है या कोई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, तो इसका तो रोज का काम है ना ये शेयर वेयर खरीदना, तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। आया समझ? नेक्स्ट देखो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अगर इसके लिए रोज का काम है कंपनियों के शेयर्स खरीदना, तो इन शेयर्स भी तो डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड रिसीव करना भी इसके लिए ऑपरेटिंग होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फाइनेंस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि चाहे कोई भी तरीके की कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, नॉन फाइनेंस कंपनी हो, जो डिविडेंड पे कर रहे हैं ना हम लोग, अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालेंगे, ऑपरेटिंग में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। देखो लोन देना, मैंने बताया ना बैंकों का तो काम ही है रोज का लोन वोन देना, तो ये ऑपरेटिंग है। लोन्स टेकन, ठीक है, ये भी इनके लिए रोज का काम है। ठीक है, आप ऐसे समझो लोन देना, लोन लेना, पैसा लगाना, ये सारा इनका रोज का काम है फाइनेंस वाली कंपनियों का, तो ये भी इनका ऑपरेटिंग है।
फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स। भाई अगर लोन लेना अगर रोज का काम है तो इस लोन पे हम इंटरेस्ट भी तो देंगे, ब्याज भी तो चुकाएंगे, तो वो भी रोज का काम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया समझ? ऑलराइट, अब जो नॉन फाइनेंस कंपनी है ना, उसके लिए इनमें से कोई भी एक्टिविटी रोजमर्रा का काम नहीं, उसके लिए कुछ भी ऑपरेटिंग नहीं है, तो नन। ठीक है, अब कौन सी क्या है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं देखो उतना ही करा रहा हूं जितना करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में कराऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिलहाल उतना करते जाओ जितना वो पूछ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, मतलब इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, और नो फ्लो मतलब पैसा ना आया ना गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कौन सी चीज पेपर में आ सकती है। एमसीक्यू एक ई पॉइंट से आएगा और एक एफ पॉइंट से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, पहले ही मैंने बता दिया दोनों इंपॉर्टेंट वाले हैं, मार्क करते चलो अपनी बुक में। ठीक है, हर क्वेश्चन का मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं पहले पॉइंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुछ भी बेचोगे तो पैसा तो आएगा ही, तो इनफ्लो है इसका आंसर, पैसा तो आएगा ही कुछ भी बेचोगे तो। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। देखो सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश का मतलब है कि तुम्हारे को फिर से पैसा आ गया, तुमने कुछ बेचा, तुम्हारे को पैसा आ गया, माल बेचा तो पैसा ही आएगा ना, तो ये भी क्या है, इनफ्लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो परचेज ऑफ मशीनरी, कुछ खरीदोगे, बाहर जाके चिप्स भी लेते हो तो पैसा तो तुम्हारी जेब से बाहर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगेन तुमने कुछ खरीदा, पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो। लेकिन आगे ये बोल रहे कंसिडरेशन पेड, हमने पेमेंट कैसे करी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हमने एक्चुअली में कैश दिया ही नहीं, हमने उसको डिबेंचर पकड़ा दिया, तो नो फ्लो। हमने कैश नहीं दिया, कैश हमारे पास ही पड़ा, हमने उसको डिबेंचर दे दिया, तो नो फ्लो। ठीक है, इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स भी आपका नो फ्लो ऑफ कैश होता है, ये हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उन्हीं को कन्वर्ट करके हम लोग शेयर्स देते हैं, तो ये भी नो फ्लो। ठीक है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये इसकी जर्नल बोलो, जर्नल 11th में सीखिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, आपकी दुकान में कैश बढ़ गया, आपके बैंक से कैश घट गया, तो रियलिटी में कैश का कुछ ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। समझ में आया? जैसे मान लो तुमने अपने वॉलेट से पैसे निकाल के अपनी दराज में रखे, ठीक है, तो वॉलेट से कम हो गए, दराज में बढ़ गए, लेकिन रियलिटी में कुछ पैसे का थोड़ी चेंज हुआ, बदलाव थोड़ी हुआ, तो ये नो फ्लो हो जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये पेमेंट है, तो ये आपका सीधे सीधे क्या है, ये सीधे सीधे क्या है भाई तुम्हारा, ये है आउटफ्लो। पेमेंट वर्ड लिख रहा है ना, मतलब पैसे दिए हैं। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो, कह रहे कैश फ्लो बताओ, स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो। नेचर मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, उसने आगे खुद ही डिफाइन कर दिया, नेचर मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। देखो भाई, अच्छा हमेशा ना याद रखना, फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, तुम्हें नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब सॉल्व करें जब वो खुद से बोले, मेंशन करे, ठीक है, अदरवाइज नॉन फाइनेंस के हिसाब से आपको चलना है। पॉइंट ये है एक्वायर्ड मशीनरी, मशीनरी खरीदी है, इन्वेस्टिंग है ये, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये। कितने की, 2.5 लाख रुपए की खरीदी है। पेइंग 20% बाय चेक, तो पेमेंट कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, जितना तुमने दिया, तो आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे 50,000 रुपए का। ठीक है, 2.5 लाख का 20% निकाल लेना, ठीक है, तो आ जाएगा। एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस, देखो ये चीज़ इग्नोर कर दो, मैंने बताया था ना जो चीज़ें काम की नहीं है ये इग्नोर कर दो, पूरे चैप्टर में ये कहीं काम नहीं आएगा। कि मतलब समझ लो जैसे डिबेंचर्स होते हैं ना, वैसे ही बॉन्ड्स भी होते हैं, तो उसके थ्रू पेमेंट करिए, बाकी तो इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं है। नेक्स्ट है पेड 2.5 लाख 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इनफॉर्मा टेक, शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि कुछ खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पे करा है तो ये आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो 2.5 लाख रुपए का है, लेकिन कह रहे हैं रिसीव्ड मतलब कुछ पैसा आया भी है, तो 50,000 पॉजिटिव, 2.5 लाख नेगेटिव, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा -2 लाख। समझ में आया, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा -2 लाख, ये आउटफ्लो है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपए, ठीक है, विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है लाइफ टाइम, उसकी पूरी जिंदगी भर में कितनी वैल्यू गिर गई, 160, मतलब 2 लाख की खरीदी थी, 1,60,000 से उस चीज़ को गिराओ, तो आज की डेट में पता है वो चीज़ 40,000 की पड़ती है हमें, तो वो 40,000 की चीज़ मैंने बेच डाली 60,000 में। अब फायदा 20,000 का हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा ये समझो पैसा आया है, और कितना आया है, 60,000 रुपये आया है। ठीक है, तो ये क्या है, मशीनरी है ना, तो मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है ना, तो याद रखना ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, तो अब देखो आपको क्वेश्चन करने हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के। ठीक है,
क्वेश्चन में देखो भाई, आपको जो भी डेटा होता है यूज करने, फॉर्मेट में तुम्हारे को अभी दिखा दूंगा, उस फॉर्मेट की तुम्हारे को नजर मारोगे ना, फॉर्मेट याद कर लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहे हैं सरप्लस, तो ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। जो नया वाला लेटेस्ट साल होता है वो करंट ईयर होता है, पिछले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। डिविडेंड पेएबल, ये 50,000 आपको यहाँ गिवन है, पिछले साल का आपको यहाँ पर नहीं गिवन है, ठीक है। तो आप जरा आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी अगले पेज पर भी है। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स। देखो प्रपोज डिविडेंड आपको एक पिछले साल का गिवन है और एक आपको लेटेस्ट करंट ईयर का गिवन है। प्रपोज डिविडेंड ना प्रीवियस ईयर का काम आता है। फिर बोल रहा है प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो सीधा सॉल्व करते हैं, आसान है, बहुत आसान है। तो जस्ट कैलकुलेशन वर्क करना है। सबसे पहले देखो सरप्लस में लिखेंगे हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फिगर्स हैं, 10 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है। जो करंट ईयर है उसमें से पिछला साल माइनस करोगे तो सीधा आएगा 5 लाख, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड पेड ना आपको यहाँ पे लिखना होता है पिछले साल वाला। वहां पर आपको देखो दो अमाउंट गिवन है, एक 4 लाख और 5 लाख। तो जो पुराना साल है वो 4 लाख है, ठीक है। तो डिविडेंड पेड हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 लाख, और ये करना है ऐड, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तुम्हारे पे कितना आ जाएगा, 9 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। डिविडेंड पेएबल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको इग्नोर करना है, आपको प्रपोज डिविडेंड वाला फिगर उठाना है। देखो ये मैं आपको तुम्हें फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट ध्यान से देखो भाई, इस फॉर्मेट की तुम्हारे को हेल्प लेनी है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। देखो वो सबसे पहले सरप्लस गिवन होगा, सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो आपको कभी कभी नेट प्रॉफिट दे देगा वही सरप्लस होता है। अब हमें सरप्लस से निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचेंगे कैसे, रिजर्व्स गिवन होंगे, ऐड कर देना। ये प्लस क्या करना है, मैं तुम्हें फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट फॉलो कर लो, तुम्हारा फुल क्वेश्चन करेक्ट होगा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, डिविडेंड पेएबल नहीं, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। तो डिविडेंड पेएबल भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसको इग्नोर करा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, अब ध्यान रख लो प्रीवियस ईयर डिविडेंड वाला है, करंट ईयर टैक्स है, तो पता होना चाहिए। दोनों गिवन होते हैं, कई बार प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर भी दे देगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों दे देगा, तो ध्यान से याद रखो। इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड कभी भी पे करेंगे, चाहे इक्विटी शेयर चाहे प्रेफरेंस शेयर, आपको दोनों यहाँ पे कंसीडर करने हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो हमारा लॉस हो जाता है ना, जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, नुकसान हो गया, वो सारी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर इनकम फॉर्म में हो जाए, इनकम फॉर्म में होगी तो माइनस करना, ठीक है। उल्टा हो रहा है, खर्चा है तो प्लस, इनकम है तो माइनस, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स कभी होगा तो वो भी आपको माइनस करना है। ये सारे स्टेप्स करके तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, और सारे क्वेश्चंस ना इसी फॉर्मेट के थ्रू आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट लिख लो या स्क्रीनशॉट मारो या लिख लो। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। तो अब आपको देखो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन गिवन है, कह रहे इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया उसने, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। फिर आपको उसने प्रेफरेंस शेयर दे दिया, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सिंपल है। सरप्लस दे दिया, सरप्लस से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर्मेट मैंने तुम्हारे को दिखा रखा है। इसके बाद देखो अनपेड डिविडेंड है, इसका कोई रोल वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोगों को दूसरा डिविडेंड उठाना है, जो आपको नीचे प्रपोज डिविडेंड गिवन है या इंटरिम डिविडेंड गिवन है, उसको उठाना है, ठीक है। अब आपको एक बिजनेस स्टडीज में और अकाउंट्स में एक जगह थ्योरी पढ़ी होगी, कभी तो पढ़ी होगी, तो वो पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है, और वो ये कह रहा है भाई कि आपने ना डिविडेंड पे करा है इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। तो अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे, तो इसका मतलब है कि पहले ना प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे किया जा चुका होगा, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे किया जा चुका होगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे किया जा चुका होगा, तभी हमने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो आपको 10% दिख रहा है, ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड दिख रहा है। तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे भी ना डिविडेंड निकालना है, उसने बोला कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपको इस पे भी डिविडेंड निकालना है और अपने आंसर में इंक्लूड करना है। ऑलराइट, तो अब आप देखो ये 10% मैंने तुम्हें बता दिया डिविडेंड। अब ये किसी पे भी निकालोगे सेम आएगा, बट वैसे ना ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ओपनिंग पे निकालते हैं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है ओपनिंग बैलेंस पे आप कैलकुलेशन वर्क कर दोगे, ठीक है। तो फिगर देख लो भाई, ये 40,000 आपका आपके आंसर में जाएगा, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर, ये प्रीवियस ईयर वाला उठाओ, ये पिछला साल है ना रिस्पेक्टिवली, तो एक ये भी तुम्हारे आंसर में जाएगा, ठीक है। एक ये तुम्हारे आंसर में जाएगा, और 10% ये 6 लाख का निकालोगे, ये तुम्हारा 60,000 आंसर में जाएगा। और सरप्लस होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 7,20,000 में से इसको करोगे माइनस 4 लाख को, तो 3,20,000 तुम्हारे आंसर में जाएगा। सारा कुछ बता दिया, बस अब वे ऑफ राइटिंग रह गई है, खत्म करते हैं इसको। तो इस फॉर्मेट की मैं हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इस फॉर्मेट की मैं हेल्प ले रहा हूँ, आंसर मैंने मेन लिख लिया, बस वैल्यूज फिल करनी रहेगी। तो सरप्लस है हमारा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये अपना है 7,20,000,
करंट ईयर मतलब नया साल, और पुराना है 4 लाख, तो ये मेरा आ रहा है कितना, 3,20,000। इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में नीचे गिवन है कितना, 40,000, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,000, ठीक है। तुम चाहो तो बाहर मेन कॉलम में भी लिख सकते हो। डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर, वही अपना प्रपोज डिविडेंड वाला, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, PDPY प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, जो मेरे को पॉइंट नंबर 1 में गिवन है 1,60,000, वो मैं यहाँ लिखूंगा। प्रेफरेंस शेयर का मैंने 60,000 निकाल के तुम्हारे को बताया ये, ठीक है। ये तीनों ऐड कर दो, ये 60 और 40 पहले कर दो 1 लाख, और ये 2,60,000, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर होगा 3 और 2 5, 5,80,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भाई, तो यहाँ बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब एक इनकम्प्लीट आपको बैलेंस शीट का पोर्शन गिवन है। यूनिवर्सल लिमिटेड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब पता ही है अब हमारे को। ये प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पे निकाल देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अपने आप मत निकालना। सरप्लस 15 लाख माइनस 10 लाख, ये माइनस करते हैं, यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया। इंटरिम डिविडेंड कह रहा है भाई, इक्विटी शेयर्स को तो हमने डिविडेंड दिया है, तो इक्विटी को दिया है तो यानी कि प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देना है, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कैलकुलेट होगा, इक्विटी का डिविडेंड ये दिया है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सरप्लस होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 15 लाख माइनस 10 लाख, ठीक है, तो ये आ गया 5 लाख, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड मैं वर्किंग नोट में से देख रहा हूँ, मेरे को कितना गिवन है, 2 लाख। तो चाहो तो अंदर लिखो, चाहो तो डायरेक्टली बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो 10 लाख का, ये 10 लाख का मैं निकाल रहा हूँ 10%, ठीक है, तो 1 लाख होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पर कर दिया ऐड, ठीक है। तो फाइनल आंसर इन तीनों को ऐड कर दो, ये आ रहा है 8 लाख रुपए, ठीक है। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट करेंगे भाई, यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। फॉर्मेट मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें से जो जो आइटम्स तुम्हें दिख गई ना, उनको वहाँ प्लस में और माइनस में डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सारा कुछ मैंने मेंशन करा है, ठीक है। तो सरप्लस जब भी गिवन हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, ठीक है, तो 3,36,000 माइनस 1 लाख करेंगे। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर नहीं लेते तो इग्नोर करो, प्रीवियस ईयर लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड लेंगे, ठीक है, ट्रांसफर रिजर्व कंसिडर करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स कंसिडर करा जाता है। रिफंड ऑफ टैक्स कंसिडर करा जाता है, लेकिन लेस होता है, ये नेगेटिव होता है, माइनस होता है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, ठीक है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। और ये इंश्योरेंस प्रोसीड, मतलब इंश्योरेंस से पैसा आया, ये जो तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ उसका पैसा इंश्योरेंस है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, ठीक है, तो ये भी कंसीडर होगा, ये भी माइनस होगा। सिंपली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सरप्लस में भाई सबसे पहले लिखेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 3,36,000 माइनस 1 लाख, तो ये आएगा 2,36,000, ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड देखो भाई, वैल्यू सही से लिखनी है बस, 90,000, ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ, बाहर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद आई थिंक जस्ट नीचे वाली है 1 लाख, ठीक है, बस अगर मैं वैल्यू गलत ना लिख दूं, बस ठीक ठाक लिखूं तो आंसर आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, उसके जस्ट नीचे है 1,50,000, ठीक है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है ये, ठीक है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट आइटम है, ये आपकी है 2 लाख रुपए, ये सारी हो गई ऐड, ठीक है। फिर हमारे पास रिफंड ऑफ टैक्स और इंश्योरेंस प्रोसीड जो है ना, ये आपकी है इनकम, तो रिफंड ऑफ टैक्स है 3,000 का, ये होगा माइनस, और इंश्योरेंस प्रोसीड है 1 लाख की, ये भी होगी माइनस, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारे आइटम्स ले लिए। प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इग्नोर होगा, ठीक है। तो एक बार इसको ऐड अप करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं आया। तो भाई ये सारी आइटम्स आप करोगे ऐड, और इसमें से ये 2 आइटम्स करोगे सब्ट्रैक्ट, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6,73,000, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहे कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सरप्लस दे रहे हैं, अब ये नेगेटिव है, ये ब्रैकेट मतलब नेगेटिव होता है। तो जब तुम करंट ईयर, ये करंट ईयर है, नया साल करंट ईयर, पुराना साल प्रीवियस ईयर, तो जब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, बेसिक मैथ्स है। प्रपोज डिविडेंड हमारे हमेशा पुराने साल वाला लेते हैं, तो ये जाएगा तुम्हारा, नए साल वाला मत लेना कहीं भी, ठीक है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा, इनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, 3,60,000 माइनस 2,70,000
और 1,80,000 माइनस 1,65,000 डिफरेंस ले लेंगे, वो भी हम अपना भेजेंगे। फिर देखो इंटरिम डिविडेंड जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है ये, तो ये भी जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स भी आपका फॉर्मेट में है, लॉस बाय फेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, ये भी जाता है, ठीक है, ये ऐड होता है, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, इंश्योरेंस क्लेम भी जाता है और ये माइनस होता है। सारी चीज़ें तुम्हें बस फॉर्मेट पता होना चाहिए और बहुत ईजिली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने अपना आंसर, मतलब आंसर तो नहीं लिखा, फॉर्मेट ही बनाया जो हमारा क्वेश्चन में चल रहा है। तो फिल करते हैं भाई चीज़ें हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 6,45,000, तो माइनस ऑफ माइनस 90,000 ना प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,35,000 रुपीज़। ट्रांसफर टू रिजर्व में तुम्हारे पास दो तरीके के रिजर्व हैं, एक है जनरल रिजर्व और एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस है भैया 360 माइनस 270, तो ये है 90,000 का डिफरेंस, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डिफरेंस है 15,000 का। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं भाई, ये दोनों मिलाकर हो रहे हैं 1,05,000, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया था 90 वाला लेना है 90,000। इंटरिम डिविडेंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से उठाएंगे 1,80,000। लॉस बाय फायर उसके बाद हमें गिवन है 4 लाख रुपए की, ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। इंश्योरेंस क्लेम मिल रही है 2 लाख की, तो वो भी लिखेंगे। अब ये नेगेटिव है तो मैं इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स भी हमारे पास गिवन है 6,000 रुपये, तो बहुत ही कम है, तो ये भी मैंने लिखना है ब्रैकेट में क्योंकि ये लेस होना है, ठीक है। अब ज़रा ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। ऑलराइट, तो भाई आंसर तुम्हारा फिलहाल तो नहीं आएगा क्योंकि हमने एक आइटम लिखी नहीं, ये आइटम हम लिखनी भूल गए। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर मैंने बताया भी था लिखना है, करंट ईयर वाला गिवन है, फिर खुद ही नहीं लिखा है। तो ये 3 लाख रुपए का ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड वाली लिस्ट में आएगा, ठीक है। फॉर्मेट में भी तुम्हारे को गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ठीक है, ये रहा। तो अब ये सारा जब हम ऐड करेंगे तो ये सारा ऐड माइनस ये दोनों, तो आपका आंसर आएगा 16,04,000 रुपए। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं तुम्हारे को बता देता हूँ कि गलतियाँ होती कहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब गलती इसमें ना इस वाले पॉइंट पे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जब भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना होता है ना, तो रास्ते में हमें ऐड करनी होती है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, तो लिस्ट वगैरह होती है, ठीक है, पता होता है क्या ऐड करने, क्वेश्चंस करते हैं, हमें याद हो जाता है। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, ये पता होना चाहिए। आपके फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसमें आता है, ये फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, वहाँ पे पता है क्या लिखा होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ, ये वर्ड लिखा हुआ साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है तो ये आपकी जस्ट एक लाइबिलिटी मानी जाएगी और फिर वो इस वाले फॉर्मेट में कैश फ्लो में नहीं दिखानी, मतलब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं लिखा। अगर रिटर्न ऑफ वर्ड लिखा होता तो ये यहाँ पर ऐड हो जाता, जैसे मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूँगा, गुडविल ऐड करूंगा, इंटरेस्ट ऐड करूंगा, वैसे इसको भी ऐड कर देता अगर ये रिटर्न ऑफ वर्ड मेंशन होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। जितने भी खर्चे और नुकसान दिख रहे हैं सब प्लस करेंगे, जितनी भी इनकम्स हैं सब माइनस करेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है सबसे पहले, ठीक है। तो ये मेरे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, 4,47,000। इसके बाद आपको इंक्लूड करनी है जो भी है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन आपको गिवन है 84,000। चाहो तो बाहर लिख दो, ठीक है, बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो। थोड़ा अंदर ना थोड़ा सा नीट लगता है और कुछ कोई बात नहीं है, बाहर भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स आपको डायरेक्टली गिवन है 16,800। मैंने आपको बताया ना जितने भी खर्चे और नुकसान है सब प्लस करो। गुडविल एमोटाइज मतलब गुडविल आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ, एमोटाइज मतलब राइट ऑफ कर रहे हैं, या डेप्रीसिएशन का भाई समझ लो। जैसे डेप्रीसिएशन होता है ना टेंजिबल एसेट पे, तो इनटेंजिबल एसेट पे एमोटाइजेशन होता है, ठीक है। डेप्रीसिएशन का भाई है एक तरीके से। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये भी नुकसान है, ये 18,000 का। तो ये जितनी भी चीज़ें सारी ऐड होंगी तो ये ऐड करके आ रहा है 1,37,400, ठीक है। तो दिस प्लस दिस अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आएगा भाई, 400 और ये 584,400, ठीक है, 584,400 यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 12,000 गिवन है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये 27,600 गिवन है। ये दोनों होंगे माइनस, तो ये माइनस होंगे ना, तो इसको मैं ब्रैकेट में देखूंगा, तो इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड करके आएगा 39,600 और इसको मैं शो करूंगा ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस
माइनस दिस, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5,44,800 रुपीज। और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो मेन पॉइंट था वो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन पॉइंट में तुम्हें समझा दिया। ये तो जस्ट फॉर्मेट में वैल्यूज फिल करिए भाई, ये चैप्टर में सिर्फ फॉर्मेट का गेम है और कौन सी चीज नहीं लेनी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है।